कैसे हो तुम लोग। देखो आज एक शानदार सवाल से बात कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया जाए, ग्लास सरफेस के एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया जाए जिसका थिकनेस T है और यहां से एक ऑब्जेक्ट है जो कि D दूरी पर रखा हुआ है, तो इस मिरर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर म्यू मान लेते हैं। तो कहता है कि इस मिरर में इसका इमेज कहां पर बनेगा। क्या शानदार सवाल है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। देखो क्या तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और सामने में ग्लास स्लैब है और उसके पिछला सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है, तो इसका डिस्टेंस बताओ कहां पर होगा इससे। अच्छा सवाल है कि नहीं। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इसको दो तरीका है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। मान लेते हैं ये एक, जैसे इसमें पूछता तुमको इस तरह से, मान लेते हैं ग्लास स्लैब है ये, ग्लास स्लैब का थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट है जो यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मीटर ले लेते हैं, मीटर। तो बताना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर ए बी क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर ए बी क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्या। तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुरंत सवाल बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं क्या। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट होगा यहां पर। सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट होगा कहां, इस पर। तो पहला सरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल। तो पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रेरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था, तो लाइट किधर मुड़ जाएगा, रेरर से डेंसर जाएंगे तो लाइट किधर होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। यानी पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के वजह से जो इमेज बनेगा वो इमेज हो जाएगा ये I1। ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज बन जाएगा I1। अब देखो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये दूरी हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है, इसको x मान लो तो और मजा आएगा, x मान लेते हैं इसको। तो ये दूरी क्या होगा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, म्यू एक्स हो जाएगा। क्या होगा, म्यू एक्स होगा। कैसे, देखो लाइट रे इधर से इधर जा रहा था ना, तो y इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू म्यू एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन कारण जो इमेज बना वो दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी हो जाएगा म्यू एक्स जोड़ टी। ओके, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा जिसकी दूरी हो जाएगी म्यू एक्स प्लस टी। तो इसका इमेज कहां पर बन जाएगा, इसका इमेज इतना ही दूर पीछे बन जाएगा, बाद में कर देते हैं। इसका इमेज इतना ही दूर पीछे बन जाएगा, मतलब मान लेते हैं यहां पर, यानी लाइट रे यहां से आके रिफ्लेक्ट करेगा। यानी पहले यहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा, और फिर यहां जाके रिफ्रैक्शन होगा। ये 3 स्टेप में जाएगा। यानी इसके कारण रिफ्रैक्शन
ये ऑब्जेक्ट है तो इसके कारण रिफ्रेक्शन के कारण इमेज यहाँ पर बनेगा और ये इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जिसके लिए ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है म्यू एक्स प्लस टी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, म्यू एक्स प्लस टी दूरी हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आने पर फिर यहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा और यहां जब रिफ्रैक्शन करेगा, देखो लाइट रे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा, तो फाइनल इमेज यहां पर बन गया, मान लेते हैं फाइनल इमेज यहां बन गया। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहां रिफ्रैक्शन होने के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा टी, यहां से यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये देखना है, एक मिनट, ये दूरी यहां से लिया गया था ना, गलती हो गया, यहां से ये दूरी कितना था टी जोड़ म्यू एक्स, तो जितना दूर पर ऑब्जेक्ट था उतने दूर पर इमेज बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू एक्स जोड़ टी। और इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ टी है ना, और उसमें म्यू एक्स जोड़ टी को गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इतना दूरी हो जाएगा। कुल मिला के देखेंगे तो टी प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देते हैं आप, म्यू एक्स जोड़ 2t, म्यू एक्स प्लस 2t डिस्टेंस इसका आ जाएगा। और इस इधर से इधर जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा म्यू 1, ये हो जाएगा म्यू 2, तो म्यू डैश बराबर म्यू 2 बाय म्यू 1 आई इंटू एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस म्यू एक्स प्लस 2t। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं वाई डैश, कितना हो जाएगा म्यू एक्स प्लस 2t बट्टा म्यू बन जाएगा। आ रहा है समझ में, अच्छा से आ रहा है समझ में, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को तो मैं ट्रिक से बना दूंगा तो तुरंत बन जाएगा, है ना, ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, वो देखता हूं ट्रिक से कैसे बनता है। और यह दूरी यहां से इतना हुआ, यहां से बोलता कितना होगा, तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना, यानी फिर से समझ लो, लाइट रे पहले यहां पर आएगा, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, अब फिर यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस जाएगा, यहां रिफ्रैक्शन होगा। पहला सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन होगा तो उसके कारण इमेज I1 बनेगा, I1 काम करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा यहाँ पर, ये दूरी था टी जोड़ म्यू एक्स, तो पीछे आ जाएगा टी जोड़ म्यू एक्स, ठीक, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी टी जोड़ म्यू एक्स जोड़ टी, यानी म्यू एक्स जोड़ 2t। तो ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो जाएगा म्यू एक्स प्लस 2t बटा म्यू, यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ की बात करना होगा तो फिर देखना पड़ेगा, है ना। इसको ट्रिक नंबर दूसरा समझाता हूँ मैं, देखो। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ से अगर इसको हम मान लेते हैं P1 और इसको हम मान लेते हैं P2, तो PI3 पूछेगा तो क्या होगा, PI3 मतलब मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा। तो क्या करेंगे, y डैश में t को घटा लेंगे, यहाँ से आएगा y डैश, इस t को घटा लेंगे, तो y डैश की जगह रख देंगे म्यू एक्स प्लस 2t बटा म्यू माइनस टी, यानी म्यू एक्स प्लस 2t माइनस
म्यू टी बट्टा म्यू आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस होगा फाइनल इमेज का फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। ऐसे बनाओगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा क्या। शॉर्टकट समझा देता हूं क्या करना है, देखो शॉर्टकट में सवाल को बनाना सीखना है। शॉर्टकट में सीखते हैं। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी यहां से x था, और ये मिरर है ए बी, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। वो ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है ना, मिरर को ही इधर से मिरर को देखा जाए तो मिरर नजदीक नजर आएगा कि दूर नजर आएगा। रेरर में ऑब्जर्वर है तो मिरर नजदीक नजर आएगा। अब मिरर जब नजदीक नजर आएगा तो कहां नजर आएगा, यहां पर डॉट 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 कर देता हूं मैं। मिरर अपीयर आएगा, यानी ऑब्जर्वर ओ को मिरर लगेगा कि ए डैश और बी डैश पोजीशन पर है, और ये टोटल थिकनेस अगर टी था तो ये कितना हो जाता, टी बटा म्यू हो जाता। नहीं, ये अगर टी था तो ये टी बटा म्यू हो जाता। और अब इमेज कहां पर बनेगा, यहां से पीछे कितना दूरी बनेगा, जैसे इसको पी डैश मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं, तो पी डैश और फाइनल इमेज आई बना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस टी बाय म्यू बनेगा, है ना। ये दूरी हो जाएगा x प्लस टी बटा म्यू। कितना दूर हो जाएगा, x प्लस टी बाय म्यू। ध्यान से देखना है, x प्लस टी बाय म्यू। फिर से समझो, ये दूरी x था और ये मिरर यहां से टी बटा म्यू पर नजर आया। ओके, तो ये x प्लस टी बटा म्यू अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो उतना ही दूर में पीछे बनेगा इमेज। वेरी गुड। तो यहां से हम पी टू आई की दूरी नापना चाहते हैं, तो ये दूरी क्या होगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, t माइनस टी बाय म्यू था ना, ये दूरी t माइनस टी बटा म्यू। तो पी टू आई बराबर क्या हो जाएगा, पी टू आई का मतलब हुआ इतना दूरी में इतना दूरी को हटा देंगे तो इतना दूरी क्या हुआ, x प्लस टी बाय म्यू आ गया। इतना दूरी में इतना दूरी को हटाना है तो t माइनस टी बटा म्यू, माइनस करना है t माइनस टी बाय म्यू को, तो ये हो जाएगा x प्लस टी बाय म्यू माइनस टी प्लस टी बाय म्यू। अब एलसीएम ले लेते हैं ना म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू x और ये टी बटा म्यू और ये टी बटा 2t बटा म्यू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2t, इधर हो जाएगा माइनस म्यू टी। गुना भाग कर लेना। वाह, शानदार है, उतना ही आ रहा है, यही तरीका सही है। इस तरीका से क्या करेंगे, क्वेश्चन इसको यहीं छोड़ दो ना, क्वेश्चन बनाते तो समझ में आ जाए। क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस मिरर को यहाँ दिखाई देगा। ओके, अब ये मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जैसे मिरर और इमेज का क्वेश्चन बनाते हैं ना वैसे बना लेंगे। क्वेश्चन बना के देखते हैं, तब आएगा मजा। इसको मत देखो, अब जो सवाल बताएंगे ना उसको देखना है, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तब तक दिमाग लगाओ, एक सवाल देता हूं। ये रहा सवाल, ये एक मिरर है,
इसका थिकनेस है 6 मीटर और इस स्लैब के सामने में एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 8 मीटर का डिस्टेंस पर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 3/2 है। तो कहता है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर पोजीशन ए बी। क्या निकालना है? फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ए बी। ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो तुरंत बन जाएगा, उस तरह से बनाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो मुझको मुश्किल में नहीं पड़ना है, वो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझना है। क्या नहीं बोलते, हर समस्या का समाधान होता है। तो ये एक बड़ा समस्या है, इसका समाधान करने का मैं ट्रिक तुमको बता दिया। तो इस ट्रिक से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। बनाने का कोशिश करो तो बनाओ बनाओ बनाओ, तब तक बैठा रहा हूं मैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मिरर को शिफ्ट कर लेंगे। किधर शिफ्ट होगा? ये देख लो किधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, उसको मिटा देते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले गिलास का थिकनेस कितना है? 6 मीटर है। तो शिफ्ट कितना आ जाएगा? 6/μ हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा 6/μ। 6/μ की जगह 3/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। शिफ्टिंग हो जाएगा 4। शिफ्टिंग हो जाएगा 4। कैसे? देखो ये मिरर यहां था तो कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा। सॉल्यूशन अलग को फोटो में बनाना है। ये देखना है ना है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा शिफ्ट एपरेंट डेप्थ हो गया ना। तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा d/μ होगा ना, t/μ हो जाएगा, t/μ। अरे ये थिकनेस अगर t है तो t/μ नहीं हो जाएगा? 6/μ। 3 दूना 6, 4 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 मीटर। तो ये अगर 4 मीटर होगा तो ये कितना मीटर हो जाएगा? 2 मीटर। तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है? कुछ नहीं बचा। ये 8 हुआ और ये 4 हुआ, 12 मीटर हुआ। तो यहां से यहां इमेज कितना दूर पर बन जाएगा? ये दूरी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कैसे समझा रहे? ये दूरी हुआ 12, यानी यहां से यहां 4 हुआ, यहां से यहां 12 होगा। तो इसका मतलब पीछे हो जाएगा 12 मीटर। अब बोलेगा यहां से कितना बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और बना के देखते हैं, और बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये बना के देखते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं 8 मीटर है और ये म्यू बराबर है 4/3 और ये ऑब्जेक्ट है यहां से 20 मीटर के दूरी पर। कहता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ए बी बराबर क्या होगा? बता पाएंगे? फाइंड, वही क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ए बी। तुरंत बन जाएगा। बनाओ, कैसे बनेगा देखो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ए बी। ए बी से इमेज की दूरी कितनी होगी ये बताना है। थिकनेस यहां कितना दिया हुआ है? थिकनेस दिया हुआ है 8 मीटर। 1 मिनट, बन गया।
क्या करेंगे, बड़ा आसान है। ये ए बी मिरर इस ऑब्जर्वर को नजर आएगा यहां पर, कितना दूर पर, ये अगर 8 है तो ये दूरी हो जाएगा 8/μ, 6 मीटर, यानी ये दूरी हो जाएगा 6 मीटर। तो ये कितना रह जाएगा, 2 मीटर रह जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मिरर कितना दूरी है, दूरी पर है 20 6 26 मीटर, 20 6 26 मीटर। तो पीछे कितना पर बन जाएगा, ये दूरी कितना होगा, 26 मीटर हो जाएगा। ओके, और ये दूरी अगर 26 हो जाएगा तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। ये तो बड़ा आसान था, ये बड़ा ही आसान था ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ना। तो आगे हम बात करेंगे ग्लास स्लैब का, इसको छोड़ देता हूं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ग्लास स्लैब पर। ग्लास स्लैब क्या होता है बता सकते हो, ग्लास स्लैब क्या होता है? तो ग्लास स्लैब होता क्या है वो देखते हैं। ग्लास स्लैब किसको बोलेंगे? तो मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिए, तो क्या ये ग्लास स्लैब है? क्या ये ग्लास स्लैब है? तो बोल, याद रखना, देख के नहीं बता सकते ग्लास स्लैब है कि नहीं है। कैसे समझें ग्लास स्लैब है? तो कहता है अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे का पैरेलल हो, जैसे कि मान लेते हैं ग्लास स्लैब में 2 सवाल दे रहा हूं मैं, देखो ये भी ग्लास स्लैब है और ये भी ग्लास स्लैब, अभी नहीं कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इधर एक ऑब्जर्वर है, तो इसका इमेज देखेगा इसमें। दूसरा है कि मान लेते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग रे इंसिडेंट होने वाला था यहां पर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि when a slab is introduced in the path of diverging beam of light, जैसे लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो इसके पाथ में ये स्लैब आ गया, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी यहां पर रिफ्रैक्शन होके लाइट किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, नहीं नॉर्मल की तरफ। यहां पर रिफ्रैक्शन कराएंगे तो लाइट किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर यहां पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो किधर मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाएगा किधर, मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां से एक नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। फिर यहां से बात करें तब अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो लाइट रे का यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे का यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो कहता है जिस सरफेस पर लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, अगर वो दोनों पैरेलल होगा तो वो कहलाएगा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब किसको बोलते हैं? कहता है इफ इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल। लिख देता हूं मैं, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट whose refracting surface are पैरेलल, PARALLEL, whose refracting surface are parallel। तो एक शानदार सवाल ले लेते हैं। कहता है कि when a glass slab is introduced in the path of diverging beam of light, then point of divergence शिफ्ट करेगा किधर? क्वेश्चन समझना है।
when a glass slab is introduced in the path of diverging beam of light, then point of divergence शिफ्ट कर जाएगा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस शिफ्ट कर जाएगा नंबर ए में S बराबर T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस इसका T है, और बी चॉइस है S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाय यू। ये है अवे फ्रॉम स्लैब, और ये है टुवर्ड्स द स्लैब। ये स्लैब से दूर बोल रहा है और ये बोल रहा है स्लैब के तरफ बोल रहा है, तो दोनों में से कौन सा चॉइस हुआ? यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस शिफ्ट करेगा किधर। इन फिगर सोन में है व्हेन ए ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, देन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस शिफ्ट करेगा किधर। लिख देता हूं मैं, व्हेन ए ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस in the path of converging beam, then the point of convergence शिफ्ट करेगा ए में S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, अवे फ्रॉम स्लैब हो गया, अवे फ्रॉम स्लैब। और बी नंबर में हो जाएगा S बराबर T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू टुवर्ड्स द स्लैब। ये बात क्लियर है? और एक और मजेदार बात है, इसको भी लेके चलते हैं। तीनों बात जब समझ जाओगे एक साथ तो और मजा आने वाला है तुमको, और मजा आने वाला। पहले इसी को बना लेते हैं, है ना? कैसे बनेगा इसको बाद में देख लेते हैं, इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक समझ लो, लाइट रे जिधर जाएगी उधर ही शिफ्ट होगा, पहले याद रखना। जैसे लाइट रे इधर से इधर आ रही है तो शिफ्टिंग इधर से इधर होगा, और लाइट रे इधर से इधर आ रही है तो शिफ्टिंग इधर होगा। इसको याद रखना, यानी इसका इमेज इधर बन जाएगा। डायग्राम बनाना है तो यहाँ तो मैं डायग्राम बना के दिखा दिया हूं मैं। लाइट रे रेडर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल तरफ मुड़ जाएगा, और नॉर्मल रेडर से डेंसर से रेडर जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ट कर रहा है, नहीं इसका इमेज यहाँ पर बन गया। और शिफ्ट का फॉर्मूला तो दे ही दिया, दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा? T इंटू 1 माइनस 1 बटे क्या होगा? अवे फ्रॉम स्लैब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? ये टुवर्ड्स द स्लैब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा टुवर्ड्स द स्लैब, स्लैब के तरफ शिफ्ट कर गया। और ये इसमें क्या आंसर होगा? स्लैब से दूर शिफ्ट हो जाएगा। रे डायग्राम देखना चाहोगे तो देखो, लाइट रे इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ओके। और फिर क्या होगा? नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा इस प्रकार से, नहीं। और फिर इसमें क्या होगा? नॉर्मल इधर है ना, तो नॉर्मल तरफ मुड़ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा? नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला यही होगा और अवे फ्रॉम स्लैब हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि ये दोनों लाइट पैरेलल होगा, देखना अभी कैसे बताता हूँ। इसको मिटा देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्लैब वाला बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट के बारे में या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वो क्या होता है?
तो ध्यान से देखना इस बात को। मान लेते हैं ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब है, और लाइट रे मान लेते हैं ऐसे इंसिडेंट हुआ। ऐसे लाइट रे को जब ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो ये मेरा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो लाइट रे को ऐसे डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होगा, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो किधर मुड़ जाएगा? नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। अब फिर इधर से इधर निकलेगा तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा ऐसे। और एक बात ध्यान रखना है कि ये जो रे होगा ना, इसके पैरेलल हो जाएगा। कहो क्यों? क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एयर है तो लिखेंगे 1 sin i, और ये अगर r है तो 1 sin r हो जाएगा, और ये r यहां भी r ही रहेगा। यहां r हुआ, तो ये अगर r हुआ तो फिर यहां क्या होगा? i हो जाएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल जब ये एंगल के बराबर होगा तो ये भी तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम हुआ, और ये एंगल तो ये एंगल भी तो सेम हो जाएगा, क्योंकि मतलब तब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, ये एंगल सेम हो जाएगा। तो क्योंकि इधर जो मीडियम है, इधर जो मीडियम है उससे मैंने बताया था ऐसे μ1 sin थीटा 1, μ2 sin थीटा 2, μ3 sin थीटा 3। फंडा याद है कि नहीं? μ1 sin थीटा 1, μ2 sin थीटा 2, μ3 sin थीटा 3। अब थीटा 1 और थीटा 3 बराबर है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों म्यू बराबर न है, तो ये थीटा 1 और थीटा 3 बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगा। याद रखना, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू पैरेलल, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो क्या होगा? ये डिविएट नहीं किया बट कि लेटरली शिफ्ट हो गया। तो ये जो दूरी हुआ ना, इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। बीसी को बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। बीसी को क्या बोलेंगे? बीसी को बोलेंगे LATERAL, लेटरल। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, या इसका दूसरा नाम है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, बीसी एस, लेटरल शिफ्ट को एस बना लेते हैं, है ना, एस या डी कर देते हैं, बीसी। तो इसका दूरी हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ग्लास का थिकनेस जो है ना वो टी है, ग्लास का थिकनेस टी है, और इसको हम मान लेते हैं ए डी मान लेते हैं। तो ए डी बराबर तो टी हो गया। तो ये अगर आई है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, और ये एंगल अगर आई है और ये आर है तो ये बच जाएगा आई माइनस आर। ओके, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस आई माइनस आर, और बी सी बराबर हो जाएगा, आ रहा है कि नहीं समझ में? ए सी बराबर आर कोस थीटा आर साइन थीटा। अगर ये आर है और ये थीटा है तो आर कोस थीटा, यानी ए सी बराबर ए बी कॉस आई माइनस आर। अब बी सी बराबर ए बी साइन आई माइनस आर। आता ना साइन आई माइनस आर करो ना, साइन आई माइनस आर बराबर बी सी बटा ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन आई माइनस आर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, उसी से लिखे हैं डायरेक्ट, ट्रिक से हम बना दिए हैं, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा। नहीं आता तो साइन आई माइनस आर बराबर लिखेंगे बी सी बटा ए बी, लिख दिया ना, बी सी बटा ए बी हो जाएगा। अब सवाल है कि ये ए बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ से देखो ये और ये में रिलेशन लाना है ना,
तो cos r बराबर क्या होगा, देखो cos r बराबर करेंगे बात, तो cos r बराबर ये थिकनेस है t और t बटा हो जाएगा AB। तो AB बराबर क्या होगा, t बाय cos r हो जाएगा। इसीलिए BC बराबर क्या होगा, t बाय cos r इंटू साइन i माइनस r। यही हुआ फॉर्मूला, इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तो बड़ा आसान था ना। तो इसको ऐसे समझेंगे, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम, when light ray passes through a glass slab then it will not deviate but laterally displaced। laterally displaced यानी पैरेलल डिस्प्लेस करेगा खुद का, और उसका वैल्यू आ जाएगा इतना। इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। एक शानदार सवाल देखते हैं, देखो क्वेश्चन है आईआईटी का। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये एक ग्लास स्लैब है और यहाँ एक लाइट, यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रहा है ऐसे, और इस दोनों रे के बीच में अगर एंगल अल्फा है तो जो इमर्जेंट रे होगा उसके बीच का एंगल कितना होगा। फाइंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, फाइंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे। ऑप्शन नंबर ए में अल्फा, बी में 2 अल्फा। बी में हो जाएगा अल्फा के बाद 2 अल्फा, और सी में हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू, डी नंबर में हो जाएगा अल्फा बटा 2। बताना है क्या होगा, कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। अभी तो बोला था ना कि लाइट रे अगर स्लैब से पास करेगा तो क्या करेगा, डिविएट करेगा। क्या डिविएट नहीं करेगा, देखो यहाँ से जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया नहीं, और उसके बाद क्या होगा, इसी के पैरेलल चला जाएगा, इसके पैरेलल हो गया ना। अब फिर यहाँ से जब ऐसे आएगा, अब फिर क्या होगा, इसके पैरेलल में निकल जाएगा। कैसे बनाए फिर से समझ लो, ऐसे आया ऐसे हो गया, और ये पैरेलल होगा ना, नहीं देख रहे हो, ये और ये पैरेलल होगा ना, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों का पैरेलल होता है, लेटरली शिफ्ट हो जाता है ना सिर्फ। तो ये और ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा, तो इस दोनों के बीच का अगर एंगल अल्फा होगा तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा हुआ, बड़ा आसान था। ग्लास स्लैब पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे अल्फा एंगल पर इस प्रकार से, तो जो इमर्जेंट रहेगा उसके बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा होगा। अगला देखते हैं, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की बात करने वाले हैं और वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे मजेदार और सबसे शानदार टॉपिक है ये। क्या चीज का बात करने वाला हूं मैं, शॉर्ट में लिखूंगा तो TIR बोलेंगे, यानी इसको फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात करेंगे हम लोग। तो ये फेनोमेना क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लिया जाए कि ये एक बाउंड्री है और इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ1 का मान μ2 से ज्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि ये कौन सा मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हुआ, रेरर मीडियम। तो सबसे पहला तो बात जान लेना है कि इस तरह की घटना होने के लिए डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और लाइट को पास करेंगे डेंसर से रेरर की तरफ। पहला बात याद कर लेना है, लाइट को पास करेंगे डेंसर से रेरर मीडियम। लाइट रे को अगर ऐसे इंसिडेंट गिराएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो क्या होगा, सीधे भाग जाएगा। ओके, और लाइट रे को अगर हम ऐसे लाए, ऐसे थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगा। थोड़ा सा और देंगे तो क्या होगा,
तो थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा और थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाह ऐसे हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा था क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे। बात समझ में आया? ओके। अब फिर लाइट रे को अगर ऐसे इंसिडेंट करा देंगे तब तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो अगर हम अब छोटा छोटा बात को देखते हैं क्या क्या हुआ। 3 बात होती है, छोटा छोटा बात को देखें क्या हुआ। वो ये देखो, पहला बात ये हुआ कि लाइट रे को सीधे भेजेंगे तो ऐसे पहुंच जाएगा और एक ऐसा एंगल आएगा, जहां पर लाइट रे ऐसे हो जाएगा, उस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। पहला बात समझ में आ गया। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ μ1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ μ2। अब μ1 का मान ज़्यादा है और μ2 का मान कम है। ये डेंसर मीडियम हुआ और ये रेरर मीडियम हुआ, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो और ये क्रिटिकल एंगल हुआ तो ये हुआ 90 डिग्री। तो सबसे पहला क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल को डिनोट करेंगे थीटा सी से। तो कहता है लाइट जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो कहता है अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। किसको बोलेंगे? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। या आप बोलेंगे इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट रे पासेस ग्रेजिंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। लाइट रे पासेस ग्रेजिंग मतलब चरना। नहीं, बचपन में ट्रांसलेशन बना था, गाय मैदान में घास चर रही है। द कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, इस तरह से सरफेस का पैरेलल। तो बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग इमरजेंस। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया क्रिटिकल एंगल और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आया थीटा क्रिटिकल से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? क्रिटिकल से ज्यादा हो गया। और ये वाला एंगल जो आया, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ये क्रिटिकल से कम हो गया। नहीं, तो 3 बात हुआ। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा तो लाइट रे ग्रेजिंगली पास करेगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा होगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, यानी 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस केस में रिफ्लेक्शन 100% हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। क्रिटिकल एंगल को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बड़ा आसान है, कैसे निकालें क्रिटिकल एंगल? तो अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? μ1 साइन थीटा सी। μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 साइन 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल निकालना सीख लेते हैं पहले। μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90 डिग्री। तो यहां आया μ1 और यहां साइन थीटा सी। μ2 तो μ2 है, साइन 90 बराबर 1 हुआ। साइन 90 इज इक्वल टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 बटा μ1। इसको ऐसे समझ लेना, साइन थीटा सी बराबर μ2 बटा μ1। दिमाग थोड़ा लगाते हैं, अकल क्या बोलता है कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है। साइन थीटा का मान अगर 1 से छोटा होगा तो ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो याद रखना म्यू वाला म्यू जो होगा ना, रेरर का लिखेंगे ऊपर में, म्यू लिखेंगे रेरर का और यहाँ म्यू लिखेंगे डेंसर का। यानी सीधा सीधी समझो ना, म्यू जो होगा ना कम वाला ऊपर में लिखेंगे और म्यू जो होगा ज्यादा वाला नीचे में लिखेंगे। तो सबसे पहला बात ये जानना है कि लाइट रे और अगर इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस करा देंगे इधर
ऐसे अगर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसे बैक हो जाएगा, नहीं तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसमें क्या होता है ना, 100% लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों पड़ा, तो कहता है लाइट रे 100% रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या आया था, लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट कराएंगे और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो क्या होगा, ऐसे हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया ना, यही ना बताए थे। यहाँ पर थीटा क्या होगा, लेस देन क्रिटिकल हो गया, और यहाँ थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल हो गया। अब ये तुमको क्रिटिकल एंगल निकालने का प्रॉब्लम बताता हूँ कि कैसे क्रिटिकल एंगल निकाला जाएगा अलग अलग सवालों में। क्रिटिकल एंगल, उसके बाद बताऊंगा TIR क्या होता है। अच्छा एक बात तो समझ में आ गया होगा कि TIR होने के लिए लाइट को पास करना पड़ेगा डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, बात समझ में आया। TIR होने के लिए लाइट को डेंसर से रेरर में जाना पड़ेगा, क्यों, तब न जाके नॉर्मल से दूर मिल के इस तरह से हो जाएगा। यानी T4 TIR लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इस बात को तो नोट कर लेना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल निकालने का, कुछ कुछ सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, जैसे अगर ये ग्लास है, अगर ये ग्लास है और ये इधर एयर है, इधर ग्लास है और इधर एयर है, तो ग्लास का म्यू बराबर हम मान लेते हैं 3/2 और एयर का म्यू मान लेते हैं 1, होता ही है। तो लाइट रे को अगर ऐसे भेजेंगे तो सीधे चला जाएगा, और ऐसे अगर भेजेंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, ये वाला क्रिटिकल होगा तो ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा सी बराबर क्या रखेंगे, साइन थीटा सी बराबर क्या रखेंगे, ये ज्यादा वाला होगा ये कम वाला होगा। तो कम वाला देखो 1 है, 1 बाय लेंगे 3/2, यानी हो जाएगा 2/3, बड़ा आसान है। तो साइन थीटा सी बराबर 2/3 हुआ, और 2/3 का मान कितना होगा, 0.66। ओके, ये हो गया एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ये एंगल थीटा सी बराबर कितना होगा, अंदाज लगाओ। थीटा सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.66, और इसका वैल्यू कितना आएगा पता है, पता है, लगभग आ जाएगा किसके बराबर, 42 डिग्री के आसपास हो जाएगा। याद कर लेना इसको मिटाते हैं। देखो ये एंगल कैसे समझ गए 42 के आसपास होगा। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाना भी सीखना है, दिमाग लगाना भी सिखा देता हूं, कैसे दिमाग लगाया जाता है कि कौन सा एंगल कितना के बराबर होगा। दिमाग लगाना सीख लेते हैं थोड़ा। देखते हैं क्या है दिमाग लगाने वाला सॉफ्टवेयर। देखो, जैसे साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। ओके, साइन 45 डिग्री, साइन 37 पहले लिख लेता हूं मैं, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5, यानी 0.6 हो जाएगा। ओके, और मान लेते हैं अगला है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2, अब 0.707 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मान लेते हैं साइन 53 डिग्री है, साइन 53 बराबर 4/5 होगा तो 0.8 हो जाएगा। उसके बाद होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होगा और 0.866 हो जाएगा। तो एंगल समझ में आ रहा है, कौन सा एंगल का वैल्यू कितना है, इसी के आधार पर हम दिमाग लगाते हैं। जैसे देखो, साइन थीटा सी बराबर 0.66 है, तो 0.66 का मतलब 37 से ज्यादा हुआ और 45 से कम हुआ। वाह, दिमाग लगा दिए, ये 42 डिग्री के आसपास होगा। 37 से ज्यादा और 45 से कम, 42 के आसपास हो जाएगा। यानी
एयर एक तरफ रहेगा और एक तरफ ग्लास रहेगा, यानी ग्लास एयर बाउंड्री का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री याद कर लेना है। दूसरा क्या चीज याद करना है, इधर मान लेते हैं वाटर है और इधर मान लेते हैं एयर है, तो वाटर का म्यू बराबर लिखेंगे 4/3 और इसका म्यू बराबर लिखेंगे 1 और इसमें क्रिटिकल एंगल हम लोग देखते हैं। ऐसे जाएगा तो सीधे हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, लाइट को अगर ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे भाग जाएगा और ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर है इधर का कम है इधर का ज्यादा कम है इधर का ज्यादा है, तो 1/μ हो जाएगा, है ना। तो 1/μ मतलब 1/μ के जगह 4/3 कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 कितना होगा 0.75। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रिटिकल एंगल है कितना के बराबर हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, देखो 45 से ज्यादा है 0.8 से कम है, तो याद रखना है 48.6, यानी आपको रफली 49 डिग्री याद कर लेना। यानी एक तरफ वाटर हो और दूसरी तरफ एयर हो तो क्रिटिकल एंगल कितना याद कर लेना है 49 डिग्री। एक और जान लो, इसको मिटाते हैं। अगर एक तरफ ग्लास हो और दूसरी तरफ वाटर हो तब क्रिटिकल एंगल कितना होगा, इसको भी याद कर लेना है। कौन सा बोले, यहां पर समझाता हूं। यहां पर देखो, मान लेते हैं, दिख रहा है क्या, ये देख लो, यहां एक सोर्स है, लाइट ऐसे जाएगा सीधे भाग जाएगा और ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल हुआ, मान लेते हैं कि हुआ, और इधर मान लेते हैं ग्लास है, इधर मान लेते हैं ग्लास है और इधर है वाटर। तो ग्लास का कितना होता है म्यू बराबर 3/2 यानी 1.5। वाटर का कितना होगा म्यू बराबर 4/3 यानी 1.33। तो यहाँ डेंसर मीडियम कौन हुआ, ग्लास हुआ कि वाटर होगा, डेंसर मीडियम ग्लास हुआ कि वाटर हुआ, डेंसर मीडियम हुआ ग्लास। तो लाइट को ग्लास से वाटर में जाना है कि वाटर से ग्लास में आना है, ग्लास से वाटर में जाना है, तब ना TIR होगा। तो ग्लास से वाटर में जाएगा तब हो जाएगा TIR। तो ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है। ओके, तो क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे, इसमें 2 नंबर था और ये 3, जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन थीटा सी बराबर, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, साइन थीटा सी बराबर म्यू होगा कम वाला बटा म्यू होगा ज्यादा वाला। तो म्यू कम वाला कितना है, म्यू कम वाला है 4/3, म्यू ज्यादा वाला है 3/2। तो ये कितना हो गया 8/9। 8/9 कितना के बराबर हो जाएगा 9×81 यानी 0.8, 9 है 72, 8, 0.8, 9 है 72, 8, 0.8888। इसका मतलब 866 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए क्रिटिकल एंगल बराबर याद रखना 61 डिग्री। अब एक बच गया डायमंड का, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। डायमंड का क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, चौथा नंबर। मान लेते हैं इधर है डायमंड और इधर है एयर। तो डायमंड का म्यू बराबर याद रखना 2.5 और एयर का म्यू बराबर 1। डायमंड का म्यू बराबर याद रखना है 2.5 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है 1। ओके, तो लाइट रे डायमंड से एयर में जाएगी, एयर से डायमंड में आएगा, डायमंड से एयर में जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाता है ना। ये तो मैं ऐसे समझने के लिए बना रहा हूं मैं, ये सोर्स दिया और लाइट रे को ऐसे पास करा दिया और इधर से अगर देते हैं तो क्या होगा, ये देते हैं तो ये बन जाएगा मेरा क्रिटिकल एंगल और इधर से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा नहीं। तो साइन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा,
समझने वाली बात है। साइन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है ना, क्या आसान है, इधर आएगा 90 डिग्री 1/μ कर देंगे, म्यू बराबर 1.5, तो कितना हो जाएगा 10/5 हुआ, पॉइंट करेंगे तो 100 हो गया, 0.4 हो जाएगा ना, 0.4 का मान कितना के आसपास होगा, तो कहता है ये लगभग होगा 24 डिग्री, याद रखना। क्रिटिकल एंगल कम होता है डायमंड का, तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका हुआ, डायमंड का, उससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा कितना होगा, ग्लास का, उससे थोड़ा ज्यादा हुआ वाटर का, उससे थोड़ा ज्यादा होगा ग्लास वाटर का। अब बोलो सबसे ज्यादा चमकता कौन है इसमें, फोटो में जो दिखा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कौन चमकता है, डायमंड चमकता है, यस। यानी जो ज्यादा चमकता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ज्यादा होगा और क्रिटिकल एंगल देखो कम होगा। देखो सबसे कम चमक, ये तीनों की बात करेंगे तो सबसे कम चमकेगा वाटर, तो वाटर का देखो म्यू सबसे कम है, म्यू कितना हो जाएगा ये 1.33, और इसका म्यू कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, तो डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है, और वाटर का उससे कम है तो उससे कम चमकता है वाटर, और ग्लास का उससे भी कम है तो उससे भी कम चमकता है ग्लास वाटर। क्रिटिकल जिसका म्यू ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल कम होगा, यानी क्रिटिकल एंगल अगर कम होगा तो चमकेगा ज्यादा, और क्रिटिकल एंगल अगर ज्यादा होगा तो चमकेगा कम। दूसरा बात, म्यू अगर ज्यादा होगा तो चमकेगा ज्यादा, अब म्यू अगर कम होगा तो चमकेगा कम। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो सिंपली क्या बात किए कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो ही TIR की फेनोमेना होगी ठीक है, और दिखाता हूं। तो अभी जो बात हुआ ना उसको कंक्लूड कर लेता हूं मैं, क्या हुआ तो उसको 3 भाग में समझा देता हूं मैं। लाइट रे ऐसे जाएगा और ये एक लाइट रे हुआ, ये वाला केस हो गया क्रिटिकल एंगल, इधर हो गया 90 डिग्री, तो एक केस होगा क्रिटिकल एंगल से कम वाला, क्रिटिकल एंगल से कम वाला होगा, और ये कहानी इस प्रकार का होगा, यहाँ थीटा लेस देन क्रिटिकल होगा, ओके। और लाइट को अगर इंसिडेंट कराएंगे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर, तो फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा उसी मीडियम में, इधर होगा थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहला बात हुआ, पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर थीटा का मान क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, अगर थीटा का मान क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, थीटा का मान अगर क्रिटिकल से कम हुआ तो फेनोमेना कैसा दिखेगा, फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। दूसरा कि अगर थीटा का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो कौन सा फेनोमेना होगा, फेनोमेना ऑफ TIR होगा। तीसरा बात जानने के लिए 4 TIR, लाइट को डेंसर टू रेरर जाना चाहिए ना, 4 TIR के लिए 4 TIR लाइट passes from denser to rarer medium। उसके बाद और TIR के लिए कहानी समझाता हूं मैं। TIR का कहानी क्या होगा, तो देखो 4 TIR, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, याद कर लेना, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, यानी ई वाला कहानी हुआ, लाइट ऐसे दिए और ऐसे करके ऐसे आके ऐसे आ, ये आया। TIR होने के लिए
TIR होने के लिए थीटा को क्रिटिकल एंगल से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी, यानी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू, यानी म्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होना चाहिए, जहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी TIR होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 बाय साइन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, नहीं, फॉर TIR फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ये क्वेश्चन है, ये रहा और ये रहा और ये रहा। अगर बोलेगा कि ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है और इस तरह से, तो कहता है फॉर TIR फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर TIR फाइंड करना है म्यू। म्यू का वैल्यू कितना होगा कि TIR हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना होगा कि TIR हो जाएगा। तो कितना होगा, बड़ा आसान, अभी तुम पता है, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय, यहाँ लिखे ना साइन थीटा, याद कर लेना, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, यहाँ पर साइन 45 की बात हो रहा है, नहीं, तो साइन 45 बराबर हो जाएगा 1 बाय √2, यानी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 हो जाना चाहिए, यानी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1.414 हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ढेर सारा सवाल को बनाया जा सकता है। आज तो जस्ट TIR का इंट्रोडक्शन दिया, अगले